हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टोरेज मैनेजर के बारे में। देखिए, स्टोरेज मैनेजर का जो काम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको मैनेज करना पड़ता है। जो ट्रांजैक्शन है वो फाइल मैनेजर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, ठीक। और बफर को मैनेज करना पड़ता है, जितने भी ऑथराइजेशन होते हैं इंटीग्रिटी मैनेज करना पड़ता है। ये ओवरऑल चार्ज जो पार्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें जो स्टोरेज मैनेजर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर और फोर्थ होता है बफर मैनेजर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं स्टोरेज मैनेजर होता क्या है। कि इट इज अ प्रोग्राम मॉड्यूल दैट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द लो लेवल डेटा स्टोर इन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्वेरी टू सबमिट टू द सिस्टम। यानी कि इसका जो बेसिकली जो काम होता है ना, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है लो लेवल डेटा को और जो हमारे एप्लीकेशन है उसके बीच में। अब ये काम कैसे करता है, ये हम लोग क्वेरी की हेल्प से करते हैं, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। एक हो गया हमारा लो लेवल जो डेटा होता है उसके साथ, और हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। बीच में जो काम होता है, ठीक, हम कैसे काम करते हैं। यूजर हमारा क्या करता है एसक्यूएल क्वेरी में जो अपने कमांड देता है, अब इसी के हेल्प से इन दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, ठीक। ये होता है हमारा स्टोरेज मैनेजर। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टोरेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद द फाइल मैनेजर, ठीक। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरेक्शन करे फाइल मैनेजर के साथ। इसकी और होती है कि जो हमारा जो बफर है उसको भी मैनेज करे, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो कमांड होते हैं, यानी कौन से कमांड होते हैं, डीएमएल कमांड, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन के जो कमांड होते हैं, ठीक, वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक। The storage manager translate the various DML statement into a low-level file statement command. The storage manager is responsible for storing, retrieving and updating the data in the database. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो इसका जो काम होता है, मेन चीज वो होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना और डेटा में कुछ चेंज करना डेटाबेस के अंदर। ये किसका काम होता है, ये स्टोरेज मैनेजर का काम होता है। अगर हम अब कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहला है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी। कितना लेवल का इंटीग्रिटी देना है, कितने लेवल का एक्सेस देना है किसी पर्टिकुलर यूजर को, वो कौन डिसाइड करता है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। सेकंड होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये क्या करता है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। आपने अगर एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो पर जो जो सी होता है, वो सी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक, ये ट्रांजैक्शन मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अगर सिस्टम फेल हो गया उसको प्रिजर्व करना, ठीक, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, ये ओवरऑल चीजों को मैनेज करने का काम आती है। थर्ड होता है फाइल मैनेजर। देखिए फाइल मैनेजर क्या होता है, जो फाइल हमारी कहाँ स्टोर होती है, पर्टिकुलर स्टोरेज में स्टोर होती है। वो क्या चीज है, वो होता है डिस्क स्टोरेज, जहाँ पे हमारी फाइल सेव होती है, ठीक। हमारी क्योंकि फाइल क्या हो, देखो आपने जब मैंने बताया था प्रोसीजर क्या होता है एसएस का, तो एक बात होता है फाइल सिस्टम होता है आपके पास, फाइल सिस्टम के पास यहाँ पे होता है फिर डिस्क, डिस्क मैनेजर के होता है, डिस्क मैनेजर के बाद होता है डेटाबेस, ठीक है। ये चार चीज होते हैं हमारे। ये फाइल है, फाइल कहाँ स्टोर होगी, डिस्क में स्टोर होगी, और डिस्क कहाँ पर स्टोर होगी, डेटाबेस होगा वहां पे अंदर स्टोर होगी, ठीक। इसी सीक्वेंस से हमारा डेटा भी क्या होता है, रिट्रीव होता है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं बफर मैनेजर क्या करता है। बफर मैनेजर बेसिकली क्या होता है, आपका डेटा को फेच करता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक। बेसिकली काम होता है कि जो डेटा है अगर सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक, उसको फेच करने में काम आता है, ठीक, क्योंकि वो इजिली यूज होता है, ठीक। यहाँ इसका काम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फेचिंग द डेटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी, यानी कि जो आपके पास स्टोरेज होगा, जहाँ पे जहाँ डिस्क होगा, वहां से डेटा निकाल के कहाँ लाता है, मेन मेमोरी के अंदर लाता है, ठीक। ये काम, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं ना। अब बात कर रहे हैं क्वेरी प्रोसेसिंग की, बात करते हैं। देखिए क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपको जो डेटा सेव होता है डेटाबेस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में सेव होता है, वो टेबल फॉर्म में सेव होता है, यानी कि रो कॉलम फॉर्म में सेव होता है, ठीक। अब इसी डेटा को हम लोग को देखना है, रीड करना है, अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो किसकी हेल्प ली जाती है, क्वेरी की हेल्प ली जाती है। क्वेरी कौन सी, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे हम लोग क्वेरी डालते हैं, क्वेरी की हेल्प से वो क्वेरी कंपाइल होती है, कंपाइल की हेल्प से आपको डेटा को शो करती है, आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, अब वो समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेरी है, क्वेरी क्या करेगी, उस कंपाइलर के हेल्प से वो कंपाइल होगी, फिर क्वेरी प्लान होगा, फिर उसको उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। देन कैटलॉग मैनेजर होगा जो उसको चीज को मैनेज करेगा। देन यहाँ पे एक और यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम कैटलॉग, ठीक। सिस्टम कैटलॉग भी क्या करता है, जो आपकी जो क्वेरीज हैं उसको क्या करता है,
एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। ठीक, ये चीजें जो होती हैं अलग पार्ट समझिए, एक तरफ से एक सिंगल पार्ट समझिए जो कैटलॉग मैनेजर होता है और सिस्टम कैटलॉग होता है, वो चीज मैनेज करने के लिए आती है। जो हमारी क्वेरीज होती है उसको ऑप्टिमाइज की हेल्प से हम लोग उसको मैनेज करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मेन जो पार्ट है, हमारे पास क्वेरी आ गई ऑप्टिमाइजर के पास, उसके बाद सीधा क्या होता है, उस क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट प्लान में डालते हैं। ठीक, एग्जीक्यूट प्लान करने के बाद अब उस कमांड को, यानी कि अब उसने डाला है, मान लीजिए डाला है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल से, यानी कि उसको इस टेबल का सारा डेटा देखना है। ठीक, तो वही ये जो कमांड है, इस कमांड को क्या होगा, प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, कमांड प्रोसेस होगा, फिर वो जाएगा डेटा में, जो आपका डेटा जो मैनेज करता होगा। ठीक, डेटा मैनेजर के अंदर जाएगा, डेटा मैनेजर देखेगा अच्छा इस टेबल का डेटा ये मांग रहा है यूजर, तो इस टेबल को ढूंढेगा अपने डेटा मैनेजर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये डेटा क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर वो फाइल को ढूंढेगा। और एक चीज और यहाँ देखिए एसटी लगा है, अच्छा ये पूरे का पूरा डेटा देखना चाहता है, तो उस डेटाबेस के अंदर उस फाइल को ढूंढेगा। मान लीजिए फाइल हमारी ABC, तो ABC फाइल को ढूंढेगा यहाँ पे, ABC फाइल मिल गई तो उसको क्या करेगा, फिर एज अ रिजल्ट के तौर पे उसको क्या करेगा, आगे भेज देगा। यहाँ पे जो डेटाबेस में चेक किया उसने, ABCD की फाइल ढूंढी, मैनेजर के पास गया, मैनेजर के पास कमांड प्रोसेस किया, उसके बाद यहाँ से वो जो फाइल होगी डायरेक्ट इसको शो हो जाएगी एज अ क्वेरी रिजल्ट फॉर्म में, यूजर को डिस्प्ले करा दी जाएगी। जितना डेटा होगा उसके अंदर वो सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक, आपको याद रखना होगा सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो हम क्वेरी लिखते हैं उसको कंपाइल होता है, फिर हमारा क्वेरी प्लान होता है, फिर ऑप्टिमाइजिंग होता है, फिर एग्जीक्यूट, जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर क्वेरी की जो होती है उसके अंदर जो कमांड्स होते हैं उसको एक एक करके यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद डेटा मैनेजर का काम होता है उस जो कमांड्स को सही से रीड करे, वो क्या मांगा जा रहा है, कौन सी जो फाइल मांगी जा रही है, कौन सी फाइल में कौन सा डेटा देखना चाह रहा है, वो सब यहाँ पे कौन मैनेज करता है, डेटा मैनेजर कमांड प्रोसेस यहाँ पे मैनेज करता है। उसके बाद डेटाबेस से डेटा को फेच किया जाता है और रिजल्ट के तौर पे आपको डिस्प्ले करा दिया जाता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, ठीक, अब मेन जो काम है, मैंने ऑप्टिमाइजर का बता दिया क्या काम है, क्वेरी प्लान का क्या काम है, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक, नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज अ रिलेशनल मॉडल। ठीक, रिलेशनल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके में आते हैं। ठीक, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक, वो क्या प्ले करते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या, उसका क्या इस्तेमाल है, ये सब यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल मॉडल होता क्या है। देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को, डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब रिलेशनशिप क्या है, अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू होगी टेबल के अंदर वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। अब वैल्यू कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिलेशन उसके बीच में होगा, वो यहाँ पे आगे बात करते हैं। लिखा एवरी रो इन टेबल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज, these row in a table donate a real world entity और relationship, यानी कि हर वैल्यू के पास कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ डेटा रिलेट करेगा। ठीक, अब वो डेटा कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिलेशनशिप बताएंगे, उसको डिसाइड करता है कौन, रिलेशनशिप मॉडल्स, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा द टेबल नेम एंड कॉलम नेम आर हेल्पफुल टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन ईच रो, द टेबल रिप्रेजेंट एज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप in a relational model. The data are stored as a table, however the physical storage of data is independent on the way the data are logically organized, यानी कि सेम यहाँ कह रहा है अगर फिजिकल हमारा डेटा स्टोर है तो आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डायरेक्टली पेज पलटी है। जो फिजिकल जो फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट है उसमें डायरेक्टली क्या होता है, तो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। बट ऐसा यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में नहीं हो। यहाँ पे जब भी जो डेटा स्टोर होता है वो किसी से ना किसी से रिलेट होता है। ठीक, तो उसी की हेल्प से हम लोग डेटा को कैसे पहचानेंगे। अब उसको कॉन्सेप्ट जो लगा है, क्या रिलेशनशिप रहता है डेटा के बीच में एक दूसरे के, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कैसे होता है, सबसे पहला होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ईच कॉलम इन टेबल एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टी विच डिफाइन अ रिलेशनशिप। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर, अगर हम लोग रोल नंबर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा कोर्स वो ऑब्टेन किया है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो गया। सेकंड होता है टेबल। टेबल क्या होता है कि जो डेटा सेव होता है, ठीक, वो कैसे कौन से फॉर्मेट में सेव होता है, टेबल के फॉर्मेट में सेव होता है, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एंटिटीज वहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक यहाँ देखिएगा, अब दो टेबल में दो ही चीज होती है, या एक होता है रो होता है, एक कॉलम होता है। रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को और कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स के। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को, कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को, कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। ठीक, नाउ
आगे बात करते हैं टपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए टपल्स क्या है, एक सिंगल रो ऑफ टेबल है, ठीक। सिंगल रो का मतलब क्या है, एक सिंगल रिकॉर्ड, ठीक। आपको टेबल में कुछ सिंगल रिकॉर्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टपल्स बोलेंगे। अब रिलेशनशिप स्कीमा क्या होता है कि जो स्कीमा होता है ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ रिलेशनशिप विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ये किसी साथ स्कीमा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। वो होता है रिलेशनशिप स्कीमा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक। डिग्री कोई पूछ लेता है कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, बेसिकली एक समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन अ डेटाबेस, वो क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशन, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच इज अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन, ठीक। अब आपको पता है कि कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करता है, जितने भी कॉलम्स होंगे वो बता देंगे कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके टेबल में प्रेजेंट है। कार्डिनलिटी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट इन टेबल, तो आपको पता है रो केस को रिप्रेजेंट करते हैं, रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसके टोटल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रो को, तो क्या हम उसको उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी बोलेंगे, ठीक। नाउ अब कॉलम क्या होता है, बेसिकली कॉलम रिप्रेजेंट करता है साइट ऑफ वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, किसी एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफिक वैल्यू को डिफाइन करता है कॉलम। और रिलेशनशिप इंस्टेंस क्या होता है कि एक फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप इंस्टेंस को। बेस्ट एक चीज और यहाँ पे समझिएगा कि जो रिलेशनशिप इंस्टेंस होगा वो कभी भी डुप्लीकेट टपल्स नहीं होगा, ठीक। डुप्लीकेट टपल अगर है तो वो रिलेशनशिप इंस्टेंस नहीं होगा, ठीक। अब रिलेशनशिप की क्या होता है, देखिए एवरी रो हैज वन टू और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स विच इज कॉल्ड अ की। अब की के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। 10वां पॉइंट है एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है, एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है और स्कोप होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट डोमेन बोलते हैं, ठीक। अब प्री डिफाइंड वैल्यू ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, बात करते हैं एक एक करके, सब में की बात करते हैं। सबसे पहले की इन डीबीएमएस यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशनशिप, यानी कि किसी चीज को पहचानने के लिए हम लोग की जरूरत पड़ती है, ठीक। किसी के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है, की जरूरत पड़ती है। दे अलाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन अ टू टेबल। की हेल्प यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ one or more column in a table. Key is also helpful to finding unique record or row from table, ठीक। ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। और की आल्सो फाइंड अ यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम अ टेबल। आपके की का देखिए आप कितने पर यूज है। की क्या करता है, किसी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। कि क्या करता है, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम या टू से ज्यादा कॉलम के हेल्प से यूनिकली रिकॉर्ड्स को फाइंड कर लेता है। कि क्या करता है, की हेल्प से हम लोग किसी भी टेबल का यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं कि व्हाई वी नीड अ की। देखिए की आपको पता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी डेटा को हम लोग को की जरूरत पड़ती है। अगर हम रियल वर्ल्ड में की बात की जाए, बहुत लोगों के क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए ह्यूमन की बात कर लेते हैं, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, ठीक। उसको किसी नाम से पहचाना जाता है, ठीक। उसको घर में वो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, कॉलेज में कोई और नाम होगा, उसके उसके हेल्प से, उसी के नाम के हेल्प से, उसके फेस के हेल्प से उसको पहचान सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक। उसी तरह ऑल इंडिया अगर किसी को पहचानना हो, उसके बाद बहुत सारे भी नाम होते हैं, ठीक। मान लीजिए एक पर्सन के चार पांच नाम हैं, ठीक। मल्टीपल नाम, वो घर पे किसी और नाम से बुलाया जा रहा है, स्कूल में किसी और नाम से बुला रहा है, दोस्त किसी और नाम से बुला रहे हैं, या एक तरफ से ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल पर्सन है, उसके एक ही नाम है, ठीक है, ABCD। तो उसको कैसे पहचानेंगे, बाय फेस पहचान सकते हैं, ठीक है। या आप इंडिया में क्या हो गया, आधार कार्ड, आधार कार्ड की यूनिक आइडेंटिटी है, उसका जो नंबर होता है, जो आधार कार्ड नंबर होता है वो भी क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। उसके आधार कार्ड नंबर से आप पहचान सकते हैं कि वो डेटा, वो पर्सन कौन सा है, ठीक। नाउ अब कितने टाइप की होती है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं सुपर की। सुपर की क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की हो जाए, वो डिफाइन करता है रो को डिफाइन करता है टेबल के अंदर, ठीक। प्राइमरी की क्या होता है कि ये कॉलम ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलम है, ठीक। ये कॉलम है और ग्रुप ऑफ कॉलम है टेबल, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, एवरी रो को डिफाइन करता है टेबल के अंदर। कैंडिडेट की क्या होता है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स इन अ टेबल, यानी कि यहाँ पे क्या है, टपल्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक। एक चीज और है कि कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद अ नो रिपीटेशन एट्रीब्यूट। अगर उसमें रिपीटेशन नहीं है एट्रीब्यूट्स का, तो क्या है, कैंडिडेट की इज अ सुपर की आल्सो, ठीक। अल्टरनेट की क्या है कि इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल, ठीक। फॉरेन की क्या है,
इट्स हेल्प, जो फॉरेन की क्या बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, जहां पे दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, और ये अलाउ करते हैं कि ये यूनिकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक। तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, कंपोनेंट्स की का लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट की क्या क्या है, ये एम करता है, विच एम टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, is also called a surrogate key. These kind of key are uniquely because they are created and when they do not have any natural primary key. यानी कि जब हम लोग के पास नेचुरली प्राइमरी की नहीं होती है, तब हम लोग कंपोजिट की का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अब सरोगेट क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल की होता है जो जिसका एम हो क्या बेसिकली क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एक ईच रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिकली तब किया सेग्रीगेट की दी जाती है जब हम लोग को प्राइमरी की नहीं देना होता है, ठीक। प्राइमरी की जब नहीं देते हैं, ठीक। अब हम लोग की को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले जब टेबल को क्रिएट करते हैं तभी हम लोग को वहां पे की को डिफाइन करना होता है। कैसे, क्रिएट टेबल हमारा लिखते हैं, क्रिएट टेबल के बाद हम लोग टेबल का नाम डालेंगे कोई भी, हम लोग पर्टिकुलर जो कॉलम्स होंगे उसकी आईडी, ठीक, साइज भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कॉलम है, ठीक, डेटा टाइप क्या है, ये वैरचर है, साइज कितना, ये वैल्यू क्या है, नॉट नल, माने कि लास्ट नेम कभी भी नॉट नल नहीं होगा, यानी कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसको। फिर कॉलम 3 है, उसका डेटा टाइप कौन सा, वैरचर है, साइज कितना है, 255 है, ठीक। सेम एज हमारा कॉलम है, डेटा टाइप क्या है, इंट है। अब यहाँ पे डिफाइन कर दिए किसको, हम लोग ने क्या कर दिया, आईडी को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, यानी कि प्राइमरी की लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या डिफाइन कर दिया, आईडी को। आईडी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पर्सन की, हर पर्सन की एक यूनिकली आईडी आईडी होती है। आप कॉलेज के अंदर देख लेंगे, आपका रोल नंबर यूनिक होगा, ठीक। पूरी यूनिवर्सिटी में आपका रोल नंबर यूनिक होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं, आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। और कभी भी आईडी नॉट नल नहीं होगी, यानी कि खाली ब्लैंक नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक। इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी प्राइमरी मतलब कोई भी की यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप नाम डालिए की का और वहाँ पे हम टेबल के अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं। आप जिस तरह की की चाहते हैं, फॉरेन की चाहते हैं, देखिए यहाँ पे की है, प्राइमरी की लगाया, फॉरेन की लगाया, फॉरेन की किसको बना दिया, पर्सन की आईडी को उन्होंने क्या बनाया, फॉरेन की बना दिया। ये रिफर कर रहा है किसको, पर्सन को डिफाइन कर रहा है। पर्सन क्या है हमारा, एक दूसरी टेबल है, ठीक, एक टेबल ऊपर होगी, आपको बता दें आपको, ये टेबल है, ठीक। ये देखिए ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक। मैंने अभी बताया था आपको कि फॉरेन की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बेसिकली दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए। एक टेबल ये हो गई और एक टेबल नीचे है, एक टेबल ये देखिए, एक टेबल ये है ऑर्डर नाम की, यानी कि एक टेबल है पर्सन के नाम की, एक टेबल ऑर्डर के नाम की। दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरेन आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरेन की का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरेन की में मतलब ऑर्डर आईडी में फॉरेन की किसको बना रहे हैं हम लोग, पर्सनल आईडी को, और वहां पे किसको रिफर कर रहे हैं, पर्सनल आईडी को यहाँ रिफर कर रहे हैं। टेबल नेम क्या है, फर्स्ट वाला है टेबल, ठीक। दोनों के बीच में, दो टेबल के बीच हम लोग रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं ईआर मॉडल की बात करते हैं, ठीक। ईआर मॉडल क्या है, तो बेसिकली ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये हाई लेवल डेटा मॉडल है, जहां पे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी उसके रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। इसको बोला जाता है ईआर डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक। अगर स्कूल डेटाबेस की बात की जाए तो स्कूल में मल्टीपल चीजें होती है। अगर एंटिटीज की बात की जाए स्कूल्स में, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, एड्रेस होता है, नेम होता है, आईडी होता है, एज होता है, और बहुत कुछ होता है, मोबाइल नंबर भी होता है, ठीक। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स किसके, किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। अब अगर यहीं पे बात कर ली जाए ना, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। एड्रेस के अंदर ही क्या क्या आता है, एड्रेस बहुत चीजें होती है। एड्रेस में क्या होता है, सिटी होता है, स्ट्रीट नेम होता है, पिन कोड होता है, ठीक। और आपको पोस्ट ऑफिस होता है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। एक एंटिटी के अंदर, एक एट्रीब्यूट्स के अंदर अनदर एंटिटी होती है विद एट्रीब्यूट्स, जो कि होता है सिटी, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, ठीक। ये सब चीजें होती हैं और ये क्या बताती हैं, रिलेशनशिप बताती हैं। अब यार डायग्राम की बात करें तो यार डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक। एक स्टूडेंट की, ठीक, ये एट्रीब्यूट्स है, उसकी एंटिटी कितनी होगी, एक स्टूडेंट क्या क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, आईडी होगा, एज होगा, इसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, ठीक। ये चीज भी हो सकती है, ठीक। ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक। नाउ अब ईआर मॉडल्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि एंटिटी आती है, एट्रीब्यूट्स आता है, रिलेशनशिप। एंटिटी की बात की होती है, बिग एंटिटी होती है। एट्रीब्यूट्स में की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ड्राइव एट्रीब्यूट्स होते हैं।
ठीक, अब हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये चीज यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी क्या होती है। ठीक, एंटिटी की बेसिकली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, एक पर्सन होता है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब भी हम लोग ईआर डायग्राम बनाएंगे तो एंटिटी रिप्रेजेंट करती है एक रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक, एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में। अभी वहां पे देखा आपने स्टूडेंट था, स्टूडेंट किस में रिप्रेजेंट किया था, रेक्टेंगल बॉक्स में, वो क्या है, हमारी एंटिटी है। ठीक, नाउ एग्जांपल तो आप यहाँ पे सब लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट क्या होगा, एंटिटी होगी। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल बॉक्स में हमारा बना हुआ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट। ठीक, ये क्या है, एंटिटी है। ठीक, रिलेशनशिप बनाना वर्क फॉर किसका, डिपार्टमेंट। ठीक, ये सब यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा रिलेशनशिप बता रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वीक एंटिटी क्या होती है। वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल में। ठीक, डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जो कि और वीक एंटिटी को क्या बेसिकली समझ सकते हैं कि ये डिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड होना, किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड होना, उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स में। ठीक, इलिप्स फॉर्म में, जो आप ये सर्कल देख रहे हैं ये क्या है, इलिप्स है। ठीक, इलिप्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, यानी कि स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके पास क्या क्या है, आईडी है, फोन नंबर है, नेम है, एज है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एट्रीब्यूट्स में कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक एंटिटी के, जो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की, यानी कि ये यूनिक होता है। ठीक, ये उस पर्सन की यूनिक होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर ऊपर वाले एग्जाम डायग्राम में देखें, यहाँ पे आईडी हमारा क्या आएगा, की एट्रीब्यूट, यानी कि ये प्राइमरी की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, आईडी हमारा प्राइमरी की होगा। ठीक, ना यहाँ पे देखिए बना रखा है इन्होंने, आईडी के अंदर अंडरस्कोर लगा दिया है, रो डैश लगा दिया, यानी कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है। ठीक, नाउ कंपोजिट की क्या होता है, कंपोजिट की बेसिकली क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट से मल्टीपल हम अदर एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, उसको हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। यानी कि एक नेम है, नेम के अंदर क्या होता है, तीन चीज होती है, फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल नेम होता है लोगों का, लास्ट नेम होता है। यानी कि एक एट्रीब्यूट से हम लोग ने मल्टीपल एट्रीब्यूट कंपोज कर लिए। ठीक, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्लिप्स डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नाउ अब आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है कि एक एट्रीब्यूट के एक से ज्यादा वैल्यू होना। ठीक, उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड। ठीक, अब मल्टीपल वैल्यूड में जैसे कि स्टूडेंट हैव मोर देन वन मोबाइल नंबर, यानी कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसके एक या एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होते हैं। ठीक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्लिप्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ठीक, एक चीज याद रखेंगे, इसको डबल इक्लिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब आते हैं डिराइव्ड, यानी कि वो चीज किसी एंटिटी उसको डिस्क्राइब कर रही है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि आपकी एज के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं वो कितने साल का है। आपकी डीयूबी से बता सकते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है आपकी तो आप बता सकते हैं वो कितने साल का है, पर्सन कितने साल का है। ठीक है, और वो कितने आगे कितने साल, यानी कि 2000 में पैदा हुआ है तो 2024 में वो कितने साल का होगा। डेट ऑफ बर्थ पता है इस 2000 में है तो 2024 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी एज कितनी होगी। टाइम टाइम वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, तो यानी कि वो एंटिटी जिसको हम, जिससे हम लोग दूसरी एंटिटी को ड्राइव कर पाए। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश इक्लिप्स फॉर्म में, यानी कि डैश इक्लिप्स फॉर्म में इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। ठीक, अब रिलेशनशिप क्या होता है कि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक, ये हमारा क्या एंटिटी है, ये हमारी एंटिटी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है कि टीचर टीच स्टूडेंट, यानी कि टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक, दो एट्रीब्यूट्स की रिलेशनशिप बताना। अब कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं वो समझते हैं हम लोग ऊपर। एक होता है वन टू वन, यानी कि एक फीमेल है एक मेल है। ठीक, एक है वाइफ है, एक है हस्बैंड। क्या है, ये फीमेल मैरिड टू मेल, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक, ये वन टू वन है। ठीक है, अगर वन टू की मैनी की बात की जाए तो कैसे होगा कि एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, इनोवेशन, यानी कि एक ही साइंटिस्ट से वो बहुत सी चीजें क्या कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है। ठीक है, बना रहा है, इनोवेशन कर रहा है, और ये बहुत सी इनोवेशन कर सकता है एक साइंटिस्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिलेशन वन टू मैनी। अब मैनी टू वन की बात की जाए कि स्टूडेंट इनरोल कोर्स, यानी कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में इनरोल हो सकता है। ठीक, तो वो क्या है, मैनी टू वन रिलेशनशिप है, यानी कि स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, यानी कि वो कोर्स बहुत सारी हो सकते हैं। ठीक, कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा बिहेव करेगा। अगर यहाँ पे चीज, यहाँ पे अभी क्या है, स्टूडेंट इनरोल कोर्स लिखा है। ठीक, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हुए एक कोर्स में। ठीक,
अब यहाँ पे एक और चीज, स्टूडेंट इनरोल कोर्सेस, यानी कि 1 to many हो गया, यानी कि एक स्टूडेंट बहुत से कोर्स में इनरोल हो सकता है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, 1 to many। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, many to 1, तो इसका एग्जाम्पल उल्टा हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल हैं, ठीक। ये क्या हो गया, मैनी टू वन, ठीक। अब मैनी टू मैनी की बात की जाए कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ एक प्रोजेक्ट में या मैनी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, असाइन किए गए हैं, ठीक, उनको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक। ये हमारे नोटेशन है या डायग्राम को बनाने के लिए, देखिए ये हमारी एंटिटी हो गई, ये हमारी जो जो क्या हो गया, और रिलेशनशिप बताता है, ठीक। ये हमारी रिलेशनशिप, ये हमारी एंटिटी हो गई, ये हमारी रिलेशनशिप बताता है, ये हमारी एंटिटी हो गई, ठीक। ये जो डायग्राम है, ठीक, ये मैनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैनी वन और मोर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वन एंड ओनली वन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीरो और वन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीरो और मैनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये हमारा 1 to 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।